बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहुत ही ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियाँ हो रही हैं और बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सियासी मंजरनामे में तब्दीलियाँ नज़र आने वाली हैं, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हो चुका है और सफ़र शुरू हो चुका है तब्दीलियों का। उसकी वजह ये है कि अगले 4 हफ़्ते बमुश्किल जो हैं 4 हफ़्तों के अंदर बहुत सारी नुमायाँ तब्दीलियाँ आप देख सकेंगे। उसकी वजह ये है कि काज़ी साहब जो हैं, बिल्कुल काज़ी साहब का पैमाना सब्र जो है वो लबरेज़ हो चुका है और वह तकरीबन काज़ी साहब जो हैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। हवास बाख्ता हैं और वो ऐसे-ऐसे इक़दामात आपको करते हुए नज़र आएँगे कि आपने शायद माज़ी में कभी नहीं देखा होगा। सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है कि काज़ी साहब जाने से पहले-पहले, क्योंकि 4 हफ़्ते उनके बाकी हैं और इन 4 हफ्तों में उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही फैलानी है। अपने आप को तो उन्होंने नुकसान पहुँचाना ही पहुँचाना है, लेकिन जाने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट का, इदारे का, अदलिया का सत्यानाश करना चाहते हैं। लेकिन अब उनको रोकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि काज़ी साहब जो हैं, वो अगले 4 हफ्ते बख़ैर-ओ-खूबी अपने जो है, अपनी सर्विस जो है, वो पूरी कर पाएँगे और हो सकता है कि उन्हें वक़्त से पहले ही या तो छुट्टी पे जाना पड़े या फिर रिटायर होना पड़े और या फिर एक और भी हो सकता है कि अगर वो छुट्टी पर ना गए, रिटायरमेंट ना ली तो फिर उनको डिसफंक्शनल भी किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। काज़ी साहब पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस होंगे, जिनको डिसफंक्शनल किया जाएगा और कोई और नहीं करेगा, कोई उनके खिलाफ साजिश नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगी, कोई उनके खिलाफ हुकूमत नहीं आएगी, बल्कि खुद इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खुद इदारा ये काम कर सकता है। उसकी वजह ये है कि काज़ी साहब जो हैं, वो इदारे के भी अब दुश्मन बने हुए हैं। कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी थी। इसलिए वहीं से सिलसिला आगे शुरू करते हैं। अब मामला ये है जी कि आज का दिन जो है, आज के दिन का सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है कि अ, अभी एक जो कि तब्दीली रूनुमा होने वाली है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 63 ए का एक मुकदमा शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन उस सिलसिले में भी कुछ रुकावटें आ चुकी हैं जी और उसमें काज़ी फ़ाइज़ साहब को बहुत ज़्यादा शदीद तरीन मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और काज़ी साहब जो चाहते हैं, वो शायद ना हो सके। क्योंकि काज़ी साहब ने एक आनन-फानन एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया और उस ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर जजेस कमेटी को तोड़ दिया, तहलील कर दिया एकतरफ़ा तौर पे और तोड़कर उन्होंने नई जजेस कमेटी बना दी और अब उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक ख़त लिख चुके हैं और उसके मुताबिक वो जजेस कमेटी से बायकॉट का ऐलान कर चुके हैं। जजेस कमेटी में वो नहीं बैठेंगे और उसके बाद जितनी भी तश्कील होगी, क्योंकि उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है, जो कि काज़ी साहब ने अपनी फ़ेवर में जारी करवाया, नंबर 1। नंबर 2, आइनी और कानूनी माहिरीन भी ये बात कर रहे हैं कि ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है, ये किसी भी लम्हे ये सस्पेंड हो सकता है और इसको आला अदलिया में चैलेंज कर दिया गया है और ये सस्पेंड हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आगे जी एक और जो ब्रेकिंग स्टोरी है वो ये है कि अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उन्होंने अपने साथ बिठाया था काज़ी साहब ने। 63 ए का मुकदमा है। 63 ए यानी कि जो अमेंडमेंट करवाना चाह रहे हैं काज़ी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए पार्लिमान से, उसके लिए वो 63 ए ख़त्म करना चाह रहे हैं और 63 ए आइन का क्या है कि आप लोटों को भी वोट देने लोटों के वोट खरीदें और एक हॉर्स ट्रेडिंग करें और खरीदो-फ़रोख्त करें, अगवा करें, माँओं, बहनों, बेटियों को अगवा करें अरकान पार्लिमान को और उनसे वोट हासिल करें। तो काज़ी साहब ये काम करना चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक बेंच बनाया और बेंच में वो खुद उसके सरबराह बने। जस्टिस मुनीब अख्तर को उन इसमें शामिल किया, जस्टिस मज़हर मियां खेल को शामिल किया और जस्टिस मंदोखेल को शामिल किया जी। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि एक तयशुदा पॉलिसी थी काज़ी साहब की, एक तयशुदा प्लानिंग थी बल्कि कि वो इसके ज़रिए जो लोटों के वोटों की इजाज़त दे देंगे।
लोटों के वोटों की इजाज़त दे देंगे। लिहाज़ा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने काज़ी साहब के साथ बैठने से इनकार कर दिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अ, तहरीरी तौर पर ये चार्जशीट काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ दायर कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले ही सीनियर मोस्ट जज हैं, वो पहले ही काज़ी साहब के खिलाफ चार्जशीट कर चुके हैं, फ़र्द जुर्म आयद कर चुके हैं और अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को चार्जशीट कर दिया है और उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म जो है वो आयद करवाई जा रही है। एफआईआर कटवा दी है, फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी काज़ी साहब के खिलाफ। क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा है कि जब तक जजेस कमेटी बहाल नहीं होती जजेस कमेटी बहाल नहीं होती, उस वक़्त तक जितने भी बेंच तश्कील दिए जाएँगे, वो बेंच गैर आइनी होंगे। लिहाज़ा उन्होंने कहा कि वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ भी काम नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे और इस तरीके से वो बेंच जो कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बनाया था 5 रुकनी बेंच, जिसका मकसद ये था कि लोटों को वोटों की इजाज़त देकर जो आइन के अंदर तरामीम करनी है, उसके लिए हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी फराहम की जाए। लिहाज़ा ये पहली खबर आई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इनकार कर दिया है और अब वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ नहीं बैठेंगे। तो जनाब इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये बेंच टूट चुका है और जब बेंच टूट गया है, तब देखना है कि वो 5वाँ जज किसको शामिल करते हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी हफ्ते एक पेटिशन फ़ाइल हो जाए और वो पेटिशन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ होगी और उसमें ये कहा जाएगा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को काम करने से रोका जाए। और फौरी तौर पे उनको काम करने से रोका जाए क्योंकि वो अपने ज़ाती एजेंडे, ज़ाती मफ़ाद की बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं। काज़ी साहब का आपको मालूम है कि काज़ी साहब जो कुछ करना चाह रहे हैं, इसके बारे में कोई शक-शुबा नहीं होना चाहिए। अब ज़रा थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ और खबरें भी हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है क्योंकि काज़ी साहब सिर्फ़ खुद ही नहीं बल्कि अदलिया को ही बर्बाद करने पे नहीं तुले हुए, बल्कि उससे आगे इलेक्शन कमीशन को भी ये शय दे रहे हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। काज़ी साहब डिप्टी रजिस्ट्रार के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को एम्बैरेस करने की कोशिश कर चुके हैं। काज़ी साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा और वो एक मिलीभगत के ज़रिए खत लिखा और उसके जवाब में रजिस्ट्रार से कह रहे हैं कि आप मुझे ये जवाब तैयार करके भेजें ताकि मैं जो ऑनरेबल जजेस हैं 8 ऑनरेबल जजेस उनके खिलाफ मैं एक कोई कार्रवाई सो कॉल्ड कार्रवाई शुरू कर सकूं। तो ये काजी साहब की हालत है, ज़हनी हालत इस वक़्त ये है। उसकी वजह ये है कि जाती उमरा ने एक लॉलीपॉप दिया हुआ है काजी साहब को कि आपको हम हर सूरत में एक्सटेंशन देंगे, आपको हम फेडरल कोर्ट का सरबराह बनाएँगे, बस आप ये काम कर दें जो हम कह रहे हैं और उसके बाद फिर देखें हम आपको कितना सपोर्ट करते हैं। तो काजी साहब उस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि काजी साहब के दाने मुक चुके हैं और अब उनके चल-चलाओ का वक़्त है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज काजी साहब को छोड़ चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सीनियर मोस्ट जज नंबर 2 वो भी छोड़ चुके हैं। उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी उन्होंने इग्नोर किया और वो भी अब काज़ी फ़ाइज़ साहब का साथ नहीं देंगे और उनको भी बायपास करके जूनियर जज को जजेस कमेटी में शामिल किया। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 3 जजेस पे काज़ी फ़ाइज़ साहब जो है वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं और उनके खिलाफ भी साजिशों में शामिल हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये मसला मामला बढ़ता जा रहा है और ये तो है सूरत हाल जी जुडिशरी की क्योंकि अगले इसी हफ्ते जुमे से पहले-पहले और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सरीहन इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है वो किसी किस्म के आईनी पैकेज को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी किस्म की आईनी तरामीम को सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इस वक़्त मुल्क का आइन महफूज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस वक़्त मुल्क का आइन महफूज़ नहीं है और ना इदारे महफूज़ हैं और आइन पर अमल ना करने की वजह से आज पाकिस्तान का एक-एक इदारा कमज़ोरी की तरफ जा रहा है और ये जो है इस वक़्त पार्लिमान है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्लिमान है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि हर इदारा चाहता है कि अपने दायरा-ए-इख्तियार से बढ़कर दूसरे इदारे में मुदाखलत कर सके और इदारों में मुदाखलत के बायस
ملک پیچھے جا رہا ہے اور ہم اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور خبر جی جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اڈیالہ جیل سے، اور اڈیالہ جیل سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پارٹی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ راولپنڈی میں جلسے کا اہتمام کرے، میاں والی کو ڈراپ کر دیا جائے، راولپنڈی میں انہوں نے کہا جلسہ کریں اور 28 ستمبر کو کریں اور اسی ہفتے کو کریں، اور اگر کوئی اجازت نہیں دیتے تو اس کے باوجود جلسہ کریں اور احتجاج کریں۔ لہذا راولپنڈی میں جلسے کے لیے 28 ستمبر کے لیے درخواست دے دی گئی ہے راولپنڈی انتظامیہ کو۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی، اور اس جلسے کا مقصد بھی آئینی ترامیم جو کہ سازشی طور پر تیار کی جا رہی ہیں، آئینی ترامیم کا راستہ روکنا ہے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو گھر بھیجنا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جلد از جلد کروانا ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی، یہ مطالبات ہوں گے۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے انہوں نے 28 ستمبر راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اور اس سلسلے میں آج ایک اور خبر ہے جی، وہ ہے الیکشن کمیشن۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ توہین عدالت اپنے اوپر لگوانا چاہتی ہے یا پھر وہ فیصلے پر عمل کرے گی سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ قبول کر لیا جائے گا اور اس کو نوٹیفائی کیا جائے گا۔ آج الیکشن کمیشن کے پاس دن ہے، اور آج کا دن ہے، اور آج اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو پھر اس کے خلاف بھی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 4 ارکان، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے 2 ججز کے لیے آلریڈی آبزرویشن آ چکی ہے، اور ایک ایک پیراگراف موجود ہے جو کہ ان کے لیے، ان کے کیریئر کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگلی خبر ہے جی، وہ ہے پنجاب حکومت نے بالآخر ایک حرکت کر دی ہے، اور اس کو میں ذلیل حرکت ہی کہوں گا، کیونکہ ایک اور جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور شاہد خٹک جو رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ جلسے کے تناظر میں جو کہ جلسہ لاہور میں تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ان کو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کو جلسہ گاہ تک ٹائم پہ نہیں پہنچنے دیا گیا تھا، اور وہ تقریر نہیں کر سکے تھے۔ اب ان کے خلاف علی امین گنڈاپور اور شاہد خٹک سمیت 250 سے 300 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات، اقدام قتل کی دفعات اور سنگین نوعیت کی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، اور مقدمہ ایس ایچ او ہڈیارہ حماس حمید کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی لاہور پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے، علی امین گنڈاپور کی قیادت میں 250 سے 300 افراد کا جتھا آیا اور مشتعل مسلح افراد نے ٹول پلازا کے شیشے توڑ دیے، اور گاڑیاں روکنے والے بیریئر اور سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے، اور ٹول پلازا پر موجود گاڑیوں کے شیشے توڑ کر دہشت گردی پھیلائی گئی۔ یہ اس طریقے سے علی امین گنڈاپور اور شاہد خٹک کے خلاف بھی مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے مریم سرکار کی طرف سے۔ تو یہ ہے ان کے حالات و واقعات، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اب یہ ہفتہ جی کافی سیاسی طور پہ کھڑکی توڑ ہفتہ رہے گا، اور مزید آپ کو اس میں خبریں سننے کو ملیں گی۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، اب تک کی خبریں، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید آپ کو تفصیل کے ساتھ خبریں فراہم کی جائیں گی۔ آج کا دن جاگتے رہیے، آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج بھی ایکٹیویٹیز ہوتی جائیں گی۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی واپسی پہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی، اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا جو سارے کا سارا ایک سازشی قسم کا پلان تھا، محلاتی سازشیں، ان کے وہ حصے دار تھے، تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا بھی آخری 4 ہفتے انتہائی رسوا کن ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی واپسی پہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہیں معاملات اور یہ ہے صورتحال جناب، باقی بات انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔